हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बेटी 10 लाख रुपए महीना कमाती है। सुनीता अपने पति अमित के साथ रहा करती थी। बेटा कुशल इंजीनियर था और बेटी शिप्रा ने तो पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत के दम पर सॉफ्टवेयर की कंपनी डाल दी थी और वो पूरे 10 लाख रुपए महीना कमाती थी। लेकिन ये बात कुशल और उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रोज की तरह आज भी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी शिप्रा बोली, पता है माँ, आज मेरी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर मीटिंग है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिलेगा। हाँ बेटा, हमें पूरा भरोसा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुझे ही मिलेगा। आखिर तो इतनी मेहनत जो करती है, अब मेहनत करने वालों की जीत तो निश्चित है। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन अब हमें शिप्रा की शादी ब्याह की भी चिंता करनी चाहिए या नहीं? अरे अब उसकी भी उम्र हो रही है और लड़कियों की सही उम्र पर शादी हो जाए तो सही होता है। जी कुशल सही कह रहा है। कमाना वमाना तो ठीक है, लेकिन शादी ब्याह की भी अपने जीवन में इम्पोर्टेंस होती है। सब काम सही समय पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। अब अगर हमारी शिप्रा सही समय पर शादी नहीं करेगी तो आगे चलकर कौन हमारी लड़की से शादी करेगा? अरे उसकी उम्र तो काफी बढ़ जाएगी ना। हाँ सुनीता, मुझे पता है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से शिप्रा के लिए अच्छे रिश्ते की बात की है। अब शिप्रा इतनी काबिल है तो उतना काबिल लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी कहीं भी करवा दूं। कुशल की पत्नी मालती भी शिप्रा से बहुत जलती थी और जब वो अपने ससुर की बात सुनती है तो अपने ससुर को झट से जवाब देती है, वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन अब काबिल लड़का ढूंढने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़का ही ना मिले। वैसे भी आजकल तो ऐसा लगता है जैसे लड़कों का अकाल पड़ गया इस धरती पर। तुम बिना फालतू की बातें करती हो बहू। मुझे पता है मेरी बेटी को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कुशल अपने दोस्त को घर लेकर आता है और सभी से मिलवाते हुए कहता है, माँ पिताजी, ये मेरा दोस्त रणवीर है। अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है। इसकी फैमिली में बस माता पिता है और एक बहन है, तो उसकी शादी हो गई। इसे मैंने शिप्रा की फोटो दिखाई थी। इसे शिप्रा बहुत पसंद है। आप लोग बात कर लीजिए तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो बताओ रणवीर, बेटा कहाँ रहते हो तुम? अंकल, मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना, वहाँ कंपनी की तरफ से मुझे एक छोटा सा क्वार्टर मिला है। मैं उसी में रहता हूँ। लेकिन आपकी बेटी भला इतने छोटे घर में कैसे रहेगी? इसीलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद मैं ही आपके घर में रहने आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि कितनी पेमेंट है तुम्हारी? वैसे तो अंकल मेरी पेमेंट 20,000 है, लेकिन पेमेंट से क्या ही लेना देना। अब 10 लाख रुपए महीना कमाने वाली लड़की से अगर मैं शादी करूंगा तो इतनी छोटी नौकरी थोड़ी करूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा और शिप्रा के साथ उसके बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगा। अजी लड़का सही तो कह रहा है। भला शिप्रा के साथ शादी करने के बाद उसे 20,000 की नौकरी करने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारी बेटी महीने का 10 लाख रुपए कमाती है। पीछे खड़ी शिप्रा ये सब बातें सुन रही थी। तभी वो सामने आई और बोली, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसी पत्नी चाहिए जो आपकी जिम्मेदारी उठा सके। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मेरी जिम्मेदारी उठा सके और मुझ पर डिपेंड न रहे। इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है शिप्रा, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी लड़का जो तुमसे कम कमाता होगा वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करेगा, और जो तुमसे ज्यादा कमाता होगा वो तुम्हें घमंडी समझकर तुमसे शादी नहीं करेगा। याद रखना मेरी बात। रणवीर ऐसा कहकर चला जाता है। तब कुशल कहता है, ये क्या शिप्रा, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। कितनी मुश्किल से तैयार किया था मैंने उसे, और रणवीर सच कह रहा था। आखिर तुम्हें इतना खुददार, मेहनती और अमीर लड़का मिलेगा कहाँ से? कुशल भैया, इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी कर लूं जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं हो। अरे जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, भला मैं उसके साथ जीवन में खुश कैसे रहूंगी? इससे तो बेहतर है कि मैं अकेली ही रहूं। वैसे भी खुद कमाती हूँ, किसी पर बोझ तो नहीं हूँ। और अगर आप लोगों को मैं इस घर में बोझ लग रही हूँ तो आप बता दीजिए, मैं ही घर छोड़कर भी चली जाऊंगी और अकेले जीवन गुजार लूंगी। ऐसा कहकर शिप्रा वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर का ऐसा माहौल देख सभी लोग अब परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मालती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर कहता है, देखिए इनकी हालत गंभीर है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और काफी खर्चा आएगा। शिप्रा आगे बढ़कर बोली, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जितना भी पैसा लगे आप चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी भाभी को ठीक कर दीजिए। आप तो मिस शिप्रा है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी की मालकिन? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं शिप्रा ही हूँ। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। किस तरह आपने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से अपनी कंपनी को खड़ा किया और आज लीड कर रही हैं। खैर, मैं आपकी भाभी का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। तभी पीछे खड़ा कुशल शिप्रा के पास आया और बोला, शिप्रा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हमेशा तुमसे जलता रहा, लेकिन आज तुमने मेरी इतनी मदद की
अगर तुम मालती के लिए इतने पैसे खर्च न करती तो मैं उसका इलाज कभी नहीं करवा पाता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कुशल भैया, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं आपकी बहन हूँ और आपके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। शिप्रा, पिताजी सही कहते हैं कि तुम बहुत काबिल हो और भगवान ने चाहा तो देखना तुम्हें बहुत काबिल लड़का मिलेगा। सुनीता और अमित कुशल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और कहता है, शिप्रा जी, सब कुछ ठीक है। आपकी भाभी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मालती बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर मालती को पता चलता है कि उसके इलाज का खर्चा शिप्रा ने उठाया है। तो मालती शिप्रा से कहती है, शिप्रा दीदी, मैंने हमेशा आपको 10 लाख रुपए महीने कमाने का ताना मारा, आपको घमंडी और बुरा समझा, लेकिन आप इतनी अच्छी हैं कि आपने जरूरत पर हमारी इतनी मदद की। मुझे माफ कर दीजिए शिप्रा दीदी। कोई बात नहीं भाभी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। अब डॉक्टर साहब वहाँ आते हैं और डिस्चार्ज लेटर बनाकर मालती को दे देते हैं और शिप्रा से कहते हैं, शिप्रा, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है, क्या मेरे साथ बाहर आओगी? शिप्रा डॉक्टर के साथ बाहर आती है तो डॉक्टर साहब शिप्रा को प्रपोज करते हुए कहते हैं, शिप्रा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और अब तो अपनी आंखों से देख भी लिया है। मुझे मेरे जीवन में तुम जैसी काबिल लड़की की जरूरत है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों नहीं डॉक्टर सुशील, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है कि किस तरह से मेहनत करके आप इतने काबिल डॉक्टर बने और आप कितने खुददार हैं। मुझे भी आप जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। शिप्रा के घर वाले भी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और शिप्रा की खुशी खुशी डॉक्टर सुशील से शादी कर देते हैं। वैसे तो बहन जी, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धीरज की नौकरी भी अच्छी है, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह आ जाती है। बाकी हमारे गांव में भी जमीनें पड़ी हुई हैं। पापा, जमीन से याद आया, आपने वो 2.5 करोड़ की डील कर ली जो अंकल ने बताया था, एक सौदा? अरे बेटा, बस अब मैंने कुछ समय के लिए सारे काम एक साइड कर दिए हैं। अब तो तेरी शादी के बाद ही गांव जाऊंगा। पहले तेरी शादी जरूरी है क्योंकि मेरे काम है लंबे। अगर एक बार गांव गया तो फिर 4-5 महीने तक लौटने वाला नहीं हूं। अब तू ये बता, तुझे राधिका पसंद है? हाँ पापा। तो भाई साहब, अब हमारे बेटे को तो राधिका पसंद है और हम दोनों को भी राधिका बिटिया बहुत पसंद आई है। अब आप पूछो राधिका से कि उसे धीरज पसंद है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है धीरज जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा आगे आने वाला रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर चले। मुझे जीवन में सब कुछ बर्दाश्त है, पर मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने आपसे अपने बारे में कुछ नहीं छिपाया। मैं चाहूंगी कि आप भी अपने बारे में मुझसे कुछ मत छुपाओ। राधिका, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राधिका और धीरज की शादी की बात पक्की हो जाती है। राधिका एक पढ़ी लिखी ऑफिस में जॉब करने वाली लड़की थी। शादी के बाद उसे लगा था कि अब शायद उसे नौकरी न करनी पड़े, क्योंकि जहां तक उसे बताया गया था उसके ससुराल वाले अच्छे पैसे वाले थे। पर राधिका को शादी के बाद अपने ससुराल वाले कुछ अजीब बर्ताव करते हुए दिखाई दिए। धीरज जी, आपने अपने ऑफिस से कितने दिन की छुट्टियां ली थी? आपका ऑफिस कब से है? क्यों, बोर हो गई हो क्या मेरे साथ सारा दिन रहने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे बहू, वो जो कल सुमित्रा जी लिफाफा दे गई थी उसमें कितना शगुन था? 1100 रुपए थे मम्मी जी। अच्छा, जरा देना तो। मैं अपना बटुआ पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई हूँ। तुम्हारे बाबूजी भी घर पर नहीं है। जी, ये लीजिए। राधिका की सास ने रोजाना ऐसे ही बहाने बनाकर धीरे धीरे करके सारे आए हुए शगुन के लिफाफे ले लिए थे। राधिका को ये सब अजीब भी लग रहा था। शादी को 2 महीने होने वाले थे, पर आज तक उसने अपने ससुर को कभी गांव जाने की बात करते नहीं देखा था और धीरज भी ऑफिस जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। राधिका को अपने पर्सनल खर्चों की जरूरत आई। उसने धीरज से कुछ पैसे मांगे। धीरज जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। राधिका, सॉरी, मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, तुम माँ बाबूजी से मांग लो। ओके। राधिका अपनी सास से कुछ पैसे मांगती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें बताया तो मेरा बटुआ पिछले कुछ दिनों से मिल नहीं रहा। मैं तो खुद तुमसे पैसे मांग रही थी, वरना मैं अपनी बहू से पैसे मांगने वाली थोड़ी थी। बाबूजी, आपके पास कुछ कैश होगा या मेरे अकाउंट में दे दीजिए, मैं कैश निकाल लूंगी। अरे बहू, धीरज की शादी में बहुत खर्चा हो गया। कैश तो 1 रुपया भी नहीं है और अकाउंट में आने हैं।
जमीन बिकने को लगा रखी है। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। घर में किसी के पास भी पैसे नहीं है। राधिका के अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे। वो शाम को कुछ देर के लिए बाजार निकल गई। थोड़ी बहुत खरीदारी करके वो दुकानदार को पैसे कटवाने लगी तो वो चौंक गई। भैया, मैंने तो बस ये शैम्पू और पेस्ट वगैरह ही लिए हैं। आपने गलत बिल जोड़ दिया है शायद। गलत नहीं बहन जी, बिल्कुल सही जोड़ा है। आप धीरज की पत्नी हो ना, सुदर्शन जी की बहू? जी तो आपके ससुर और पति ने तो मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है। मेरा फोन भी नहीं उठाते। 5,000 का उधार है, कई महीनों से देकर ही नहीं जाते। अब कायदे से देखा जाए तो आप भी अब उनके घर की ही सदस्य हो, तो 5 मेरे पिछले और अभी के 600 रुपए। भैया, मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगी। मैडम जी, ऐसा हर उधार लेने वाला कहकर जाता है पर लौटाता नहीं है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उधार लेने के पीछे भागें। आप मुझे अभी सारा हिसाब करके जाओ। ठीक है भैया, मैं अभी देती हूँ आपको। मम्मी पापा से मांगना ठीक नहीं रहेगा, मयंक से पूछती हूँ। राधिका ने अपने छोटे भाई मयंक से बात की। मयंक की भी अभी नई नई नौकरी लगी थी। उसने तुरंत अपनी बहन के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। राधिका ने दुकानदार का उधार चुकाया और गुस्से में घर आई, पर घर का तो नजारा ही बदला हुआ था। सामने बिस्तर पर धीरज पैर पर प्लास्टर बांधे लेटा हुआ था। बहू कहाँ रह गई थी? ये देखो क्या हो गया। हमारे धीरज के पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 4 महीने का आराम बोला है। अचानक हड्डी कैसे टूट गई? अरे, ऊपर अलमारी में से अपनी कुछ पुरानी फाइलें निकाल रहा था। कल ऑफिस लेकर जानी थी। अचानक बैलेंस बिगड़ गया स्टूल का और मैं नीचे गिर गया। हमारे तो न जाने घर के गृह ही भारी हो गए हैं। धीरज को चोट लग गई और मेरी भी जो जमीन बिकनी थी गांव की, वो भी सौदा नहीं हो पाया। पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहू, अगर बुरा न मानो तो आज मैं एक बात कहूँ। जैसे तुम पहले नौकरी करती थी, क्या तुम वैसे अब भी नौकरी कर सकती हो? अच्छा तो नहीं लग रहा कि बहू कमाए और हम खाएं, पर मजबूरी है बहू। कोई बात नहीं, मैं कल से ही नौकरी ढूंढनी शुरू कर देती हूँ। आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए घर में पैसों की परेशानी नहीं आएगी। राधिका ने देखा कि धीरज के पैर पर प्लास्टर है और वो सचमुच कुछ समय के लिए ऑफिस नहीं जा सकता, तो उसने नौकरी ढूंढना ही सही समझा। और फिर अगले दिन से ही राधिका नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने लगी। राधिका को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी भी 70,000 थी। राधिका को नौकरी का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे कोई परेशानी भी नहीं आई। पर जैसे ही महीना हुआ, राधिका के ससुर ने खर्चों की लिस्ट राधिका के हाथ में थमा दी। राधिका बहू, ये मैंने इस पर्चे में सारे खर्चे लिख दिए हैं। तुम देख लो, तुम्हारी सैलरी तो आई गई है, कैसे खर्च करना है। बहू, थोड़े 5-7 हजार मुझे भी दे देना। वो क्या है ना, धीरज को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। डॉक्टर इसका चेकअप करेंगे। तुम तो ऑफिस में रहोगी, तो डॉक्टर के पास मैं अभी ही ले जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, ये 60,000 रुपए है माँ जी। ये आप देख लो, इसमें से जो भी खर्चा है। ये 5 आप रख लो बाबूजी, बाकी मैंने अपने रोज के ऑफिस जाने के लिए थोड़े रख लिए हैं। ऐसे अगले 2 महीने तक राधिका अपनी सारी तनख्वाह अपने सास ससुर के हाथ में देती रही। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। एक दिन राधिका को ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई तो वो घर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। जो पिक्चर उसके सामने बनाई गई थी वो तो झूठी थी, सच तो उसके सामने था। धीरज के पैर का नकली प्लास्टर एक साइड में सोफे पर रखा हुआ था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गुस्से में अपने मम्मी पापा को कॉल मिलाया और ससुराल आने को कहा। मेरे मम्मी पापा आ जाए, आप लोगों का फैसला मैं अब करूंगी। राधिका, वो सुनो तो सही, हम तुम्हें बताने वाले थे। शोर सुनकर पड़ोसी भी घर में आ गए। आप सब भी देख लो, ये है मेरे ससुराल वाले जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। मेरे पति जो नकली एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मेरी सैलरी लूट रहे थे। मेरे सास ससुर पति ये तीनों एक नंबर के धोखेबाज हैं। घटिया हो तुम तीनों, घटिया। राधिका का दुख आंसुओं से छलक गया। राधिका ने अपने पति और ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। कहीं न कहीं राधिका के माता पिता की भी इसमें यही गलती रही कि शादी के समय उन्होंने राधिका के ससुराल वालों के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। पर आज के जमाने में शादी के लिए वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के बारे में पूरी जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि धोखाधड़ी और ठगी से बचा जा सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।